फार्मूला 1 में सिर्फ अच्छा ड्राइवर होना पर्याप्त नहीं है। 70 से भी ज्यादा सालों से इंजीनियर लगातार सबसे छोटी बढ़त की तलाश में हैं, जो उनकी गाड़ी को थोड़ी और रफ्तार दे सकें। और इसी वजह से मोटर स्पोर्ट के इतिहास में कुछ सबसे अनोखे, सबसे चतुराई भरे और सबसे क्रांतिकारी आविष्कार जन्मे हैं। एक फार्मूला 1 कार जिसमें 6 पहिए हैं से लेकर एक ऐसी गाड़ी तक जो सड़क से चिपके रहने के लिए बड़े पंखे का इस्तेमाल करती है। ये तो कुछ उदाहरण हैं जिन पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ हम फार्मूला 1 की कुछ अनोखी और अहम खोजों पर चर्चा करेंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की विनती करता हूं। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी मदद है। तो शुरू करते हैं। नंबर 10, ब्रैबहम VT 46B। इतनी बेहतरीन कार थी कि रेसिंग में रखना मुश्किल था। अगर मैं आपसे कहूं कि एक फार्मूला एक कार थी जिसने एक रेस में हिस्सा लिया, बहुत आसानी से जीत गई और फिर कभी नहीं दौड़ी, ये असंभव सा लगता है। यही ब्रैबहम VT 46B के साथ हुआ, जिसे आज फैन कार कहा जाता है। 1970 के दशक के अंत में एक नई तकनीक फार्मूला 1 को बदलना शुरू कर रही थी। कुछ टीमों ने खोजा कि वे गाड़ी के नीचे की हवा का इस्तेमाल सड़क पर ज्यादा पकड़ बनाने के लिए कर सकते हैं। इस सिस्टम को ग्राउंड इफेक्ट कहा जाता है। कार की पकड़ ट्रैक पर और मजबूत होती है और वह तेजी से मोड़ काट सकती है। लेकिन ब्रैबहम टीम को समस्या थी। उनकी गाड़ी का इंजन बहुत चौड़ा था, इसलिए वे अपने विरोधियों के इस्तेमाल किए जा रहे उसी डिजाइन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए। दूसरों की नकल करने की बजाय उन्होंने नया समाधान ढूंढा और यहीं पर फार्मूला 1 के इतिहास के सबसे होशियार और सबसे अलग विचारों में से एक आया। डिजाइनर गॉर्डन मरे ने गाड़ी के पीछे एक बड़ा पंखा लगाया। यह इंजन को ठंडा करने के लिए नहीं था। इसका असली काम कार के नीचे से हवा को खींचना था। जैसे ही पंखा घूमता है, गाड़ी के नीचे की हवा कम हो जाती है। इसी वजह से ऐसा लगता है जैसे कार को नीचे की तरफ ट्रैक की ओर खींचा जा रहा है। सड़क से ज्यादा चिपकी रहती है, मोड़ों पर ज्यादा स्थिर रहती है, लगभग हर स्थिति में ज्यादा तेज चलती है। सीधे शब्दों में कहे तो ये ऐसा वाहन है जो अदृश्य शक्ति से सड़क से चिपका रहता है, और जब इसे असली रेस में आजमाया गया तो तुरंत इसका असर दिख गया। 1978 के स्वीडिश ग्रांड प्री में ब्रैबहम ने पहली बार अपनी नई फैन कार चलाई। इसे चला रहे थे निक्की लौडा, जो उस दौर के बेहतरीन ड्राइवरों में एक थे। रेस की शुरुआत से ही कुछ खास नजर आ रहा था। जहां बाकी गाड़ियां मोड़ों पर संघर्ष कर रही थीं, वहीं ब्रैबहम को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ये मोड़ों में कहीं ज्यादा तेजी से जा रही थी। इसमें एक्सेलरेटर जल्दी दबाया जा सकता था और तेज रफ्तार पर भी ये ज्यादा कंट्रोल में था। रेस के अंत में लाउडा ने अपने प्रतिद्वंद्वियों से बड़े अंतर से जीत हासिल की। पैडॉक में कई लोगों के लिए संदेश साफ था। ब्रैबहम ने कुछ ऐसा खोजा जिसकी बराबरी बाकी टीमें नहीं कर सकीं, पर सफलता के साथ विवाद भी आया। कई टीमों ने शिकायत की क्योंकि उन्हें लगा कि फैन कार को बहुत बड़ा फायदा है। वे डरते थे कि इससे फार्मूला 1 चैंपियनशिप का संतुलन ना बदल जाए। बात को लंबा करने के बजाय एक अप्रत्याशित फैसला लिया गया। ब्रैबहम के मालिक बर्नी एक्लेस्टोन ने तय किया वो गाड़ी दोबारा नहीं चलेगी। इसलिए भले ही ये बहुत तेज थी, ये सिर्फ एक बार ही फार्मूला 1 में शामिल हुई और सिर्फ एक बार ही जीती। इसी वजह से ब्रैबहम BT 46B का रिकॉर्ड अनोखा बन गया। एक रेस, एक जीत, कोई हार नहीं। आज तक यह फार्मूला 1 के इतिहास की सबसे दिग्गज कारों में से एक है। यह इसलिए नहीं कि इसने सबसे लंबे समय तक राज किया, बल्कि इसलिए कि इसने दिखाया कि जब इंजीनियरिंग और जीतने की जबरदस्त इच्छा मिल जाए तो एक रचनात्मक आइडिया कितनी दूर जा सकता है। नंबर 9, टायरल P34। फार्मूला 1 में जीतने वाली एकमात्र 6 पहियों वाली कार। आमतौर पर फार्मूला 1 में ड्राइवर की स्पीड को सबसे अहम माना जाता है। सच कहें तो कई रेसें इंजीनियरों के अनोखे आइडिया से जीती जाती हैं, और इसका सबसे अनोखा उदाहरण है एक फार्मूला 1 कार जिसमें 6 पहिए थे। 1976 में एक टीम जिसका नाम टायरल रेसिंग था, उसने एक ऐसी गाड़ी पेश की जो मानो साइंस फिक्शन से आई हो। पहली नजर में इसका डिजाइन कुछ गलत सा लगता था, क्योंकि इसमें 4 की जगह 6 पहिए लगे हुए थे। इसमें आगे 4 छोटे और पीछे 2 सामान्य पहिए थे।
कई लोगों ने इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट माना, जबकि असल में ऐसा नहीं था। इस प्रोजेक्ट के पीछे का दिमाग डेरेक गार्डनर थे। उनका मानना था कि उस समय के फॉर्मूला एक कारों के आगे के बड़े पहियों में समस्या थी। उनका अवलोकन बहुत साधारण था। जैसे जैसे गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है, बड़े पहियों पर ज्यादा हवा लगती है। इससे एरोडायनामिक ड्रैग बढ़ता है, यानी वो ताकत जो कार की रफ्तार रोकती है। इसलिए उन्होंने अनोखा समाधान सोचा। अगर 2 बड़े पहियों की जगह 4 छोटे पहिए लगा दिए जाएं, तो कैसा रहेगा? इस तरह गाड़ी को सड़क पर अभी भी अच्छी पकड़ मिलेगी। हवा रोकने वाली चीजें छोटी होंगी, जिससे पकड़ वैसी ही रहेगी, पर ड्रैग कम होगा। हैरानी की बात है कि ये तरीका सफल रहा। ये विचार सिर्फ कागज पर ही अच्छा नहीं था, इसे असली रेस में भी साबित किया गया। 1976 के स्वीडिश ग्रांड प्री में टायरेल की 2 6 पहियों वाली कारें पहले और दूसरे स्थान पर रहीं। ये फॉर्मूला 1 के इतिहास की सबसे यादगार जीतों में से एक थी। पूरी पैडॉक की नजरें अचानक इस अनोखी कार पर टिक गईं। उन्होंने दिखा दिया कि यह डिजाइन मजाक नहीं था। 1976 के पूरे सीजन में यह गाड़ी लगातार प्रतिस्पर्धी रही और पारंपरिक कारों के मुकाबले नियमित रूप से अंक हासिल करती रही। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन इसमें एक समस्या थी जिसे इंजीनियरिंग से नहीं सुलझाया जा सकता था। इसमें इस्तेमाल खास छोटे टायर सिर्फ एक टीम के लिए बने थे। इसी वजह से टायर निर्माता ने उन टायरों को बेहतर बनाने को प्राथमिकता नहीं दी। जब बाकी टीमें आगे बढ़ीं, 6 पहियों वाला प्रोजेक्ट धीरे धीरे पीछे रह गया। यह डिजाइन की गलती नहीं थी, बल्कि जरूरी पुर्जों का समर्थन मुश्किल था। 1970 तक आते आते टायरेल ने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से छोड़ दिया। बाद में फॉर्मूला 1 ने एक नियम लागू किया, जिसने सभी गाड़ियों को सिर्फ 4 पहियों तक सीमित कर दिया। आज तक वो नियम लागू है। फिर भी मोटर स्पोर्ट की दुनिया टायरेल P34 को नहीं भूली है, क्योंकि आज तक ये एकमात्र 6 पहियों वाली गाड़ी है जिसने फॉर्मूला 1 ग्रांड प्री जीती है। यह इस बात का सबूत है कि कभी-कभी जो विचार असंभव लगते हैं, वही रेस में सबसे बड़ा सरप्राइज देते हैं। नंबर 8, एफ डक, वह लूप होल जिसने मैक्लारेन को तेज बना दिया। फॉर्मूला 1 में हमेशा सबसे ताकतवर इंजन वाली गाड़ी ही नहीं जीतती। कभी-कभी असली बढ़त एक बहुत ही छोटे से डिटेल से आती है, जिसे शायद ही कोई नोटिस करता है। और 2010 में मैक्लारेन ने ठीक ऐसा ही कुछ खोज निकाला। सीजन की शुरुआती रेसों में दूसरी टीमों ने देखा कि उनकी कार में कुछ अजीब है। ट्रैक के सीधे हिस्सों में वो ज्यादातर विरोधियों से तेज थी। इंजन भी बड़ा नहीं था, ना ही उसमें कोई अलग सा विंग या बॉडीवर्क था जो आसानी से दिख जाए। पहली नजर में कार बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन जब डेटा देखा गया तो साफ था कि इसमें रफ्तार की बढ़त है। इसी वजह से दूसरी टीमों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। हफ्तों बीत गए इससे पहले कि वे पूरी तरह समझ पाते कि मैक्लारेन की बढ़त कहां से आ रही है, और जब उन्हें जवाब मिला तो बहुत से लोग यकीन नहीं कर पाए, क्योंकि इसका राज खुद ड्राइवर के शरीर पर निर्भर था। इसे समझने के लिए हमें पहले रियर विंग का काम जानना होगा। रियर विंग फॉर्मूला एक कार के पीछे पंख जैसा होता है, जो कार को सड़क पर दबाए रखता है और मोड़ों पर ग्रिप बढ़ाता है। लेकिन इसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे जैसे ग्रिप बढ़ती है, वैसे वैसे ड्रैग भी बढ़ता है, या वो हवा जो कार की रफ्तार को रोकती है। यही समस्या है। मोड़ों पर आपको ज्यादा डाउनफोर्स चाहिए, ट्रैक के सीधे हिस्सों में कम ड्रैग चाहिए, ताकि कार तेज चले। आमतौर पर दोनों साथ पाना मुश्किल है, लेकिन मैक्लारेन ने इसका हल ढूंढ लिया। उन्होंने कार के अंदर खास एयर चैनल लगाए। जब हवा का प्रवाह सामान्य होता है तो रियर विंग पूरी तरह काम करता है और अधिकतम ग्रिप देता है। लेकिन जब ड्राइवर कॉकपिट के पास एक छोटे से छेद को अपनी टांग या घुटने से ढकता है, तो सिस्टम के अंदर हवा की दिशा बदल जाती है। अचानक रियर विंग का असर कम हो जाता है। कम ड्रैग, ज्यादा टॉप स्पीड। जब मोड़ पर जाने का समय आता है तो ड्राइवर बस अपना पैर सामान्य स्थिति में वापस ले आता है। तुरंत ही गाड़ी की पूरी डाउनफोर्स वापस आ जाती है। सुनने में आसान है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत होशियार है और ये पूरी तरह लीगल है। उस समय मूविंग एरोडायनेमिक डिवाइस पर बैन था, लेकिन नियमों में एक खामी थी। ड्राइवर के शरीर को गाड़ी का हिस्सा नहीं माना जाता था, इसलिए तकनीकी रूप से वे कोई नियम नहीं तोड़ रहे थे। जब यह राज खुला तो फरारी और रेड बुल समेत अन्य टीमों ने भी जल्द अपने वर्जन बनाने लगे। लेकिन मैक्लारेन की असली प्रणाली सबसे प्रभावी रही।
ज्यादा समय नहीं बीता कि एफआईए ने भी इसे नोटिस कर लिया। उन्हें लगा कि ये लूप होल कुछ ज्यादा ही अजीब है। 2010 सीजन के बाद उन्होंने नियम बदलकर ऐसे सभी सिस्टम बैन कर दिए जिनमें ड्राइवर के शरीर से गाड़ी का एरोडायनामिक प्रदर्शन बदलता था। एफ डक्ट सिर्फ 1 साल ही चला, लेकिन उस छोटे से समय में इसने दिखा दिया कि फॉर्मूला 1 के इंजीनियर कितनी दूर तक जा सकते हैं सिर्फ सबसे छोटी बढ़त पाने के लिए। क्योंकि कभी-कभी जीत और हार के बीच का फर्क एक छोटे से छेद को घुटने से ढकने जैसी साधारण चीज से शुरू होता है। नंबर 7, कूपर T43, वो डिजाइन जिसने फॉर्मूला 1 को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हमारे लिए फॉर्मूला 1 कार का इंजन ड्राइवर के पीछे देखना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन एक समय था जब सब कुछ इसका उल्टा था। फॉर्मूला 1 के शुरुआती वर्षों में लगभग सभी गाड़ियों का इंजन आगे होता था। यही डिजाइन पूरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता था। ये काम लंबे समय से होने के कारण कोई सवाल नहीं उठाता था कि कोई बेहतर तरीका है। 1958 में एक छोटी ब्रिटिश टीम ने कुछ नया किया और उन्होंने एक ऐसी चीज आजमाई जो बिल्कुल अलग थी। उनकी गाड़ी का नाम कूपर T43 था। इंजन को आगे लगाने की बजाय उन्होंने उसे ड्राइवर के पीछे लगाया। शुरुआत में बहुत से लोग आश्वस्त नहीं थे। सच तो यह है कि यह ग्रिड की सबसे ताकतवर कार नहीं थी, इसकी एरोडायनामिक्स भी सबसे अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा था। इसका संतुलन बेहतर था क्योंकि इंजन पीछे था, वजन ज्यादातर पहियों के पास रहता था, जो गाड़ी को आगे बढ़ाता है। ट्रैक्शन बेहतर होता है, मोड़ना तेज होता है, नियंत्रण करना आसान होता है। और चूंकि आगे कोई बड़ा इंजन नहीं था, पूरी गाड़ी छोटी और हल्की हो गई। ट्रैकों पर जहां बहुत सारे मोड़ होते हैं, इसका असर जल्दी दिखने लगा। यह बड़ी फ्रंट इंजन कारें मोड़ने में मुश्किल थीं, वहीं कूपर तेज और फुर्तीला था। इसने दिखाया कि पुरानी आदतें हमेशा सही नहीं होती। सबसे अहम है कि क्या असरदार है। हर कोई बदलाव तुरंत नहीं अपनाता। फॉर्मूला 1 की कई बड़ी हस्तियां पुराने डिजाइन के पक्ष में थीं, जैसे एनजो फरारी। उनके लिए इंजन को पीछे लगाना गलत था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सबूत और भी मजबूत होते गए। 1959 और 1960 में कूपर ने ड्राइवर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। अचानक पूरे खेल का नजरिया बदल गया। जो पहले अजीब विचार था, वो नया मानक बन गया। एक एक करके बाकी टीमें भी रियर इंजन डिजाइन पर आ गईं और 1960 के शुरुआती दौर में लगभग कोई भी गंभीर टीम आगे इंजन का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। तब से लेकर आज तक सभी आधुनिक फॉर्मूला 1 कारें इसी सिद्धांत का पालन करती हैं। इसलिए ये भले ही इस सूची के दूसरे आविष्कारों जितनी प्रसिद्ध न हो, पर शायद सबसे महत्वपूर्ण में से एक है, क्योंकि इसने सिर्फ एक गाड़ी को तेज नहीं किया, इसने पूरे फॉर्मूला 1 की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। नंबर 6, फरारी 640, वह गियर बॉक्स जिसने फॉर्मूला 1 को हमेशा के लिए बदल दिया। आजकल फॉर्मूला 1 ड्राइवरों के लिए स्टीयरिंग व्हील के पीछे छोटे पैडल से गियर बदलना आम बात है। सिर्फ एक उंगली की हल्की हरकत से गाड़ी तुरंत गियर बदलती है, जबकि पहले हालात अलग थे। लगभग 40 सालों तक ड्राइवरों को हर बार गियर बदलते समय स्टीयरिंग व्हील से एक हाथ हटाना पड़ता था। जब गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही होती थी, तब उन्हें क्लच दबाना पड़ता था, गियर लीवर हिलाना पड़ता था और फिर से क्लच छोड़ना पड़ता था। और अक्सर वे ये सब तब करते थे जब वे मोड़ पर होते थे, दूसरी गाड़ियों से रेस लगा रहे होते थे या फिर गीले ट्रैक पर गाड़ी चला रहे होते थे। सिर्फ एक छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। गियर बॉक्स खराब हो सकता है, पोजीशन भी खो सकते हैं और कभी-कभी जीतने का मौका भी चला जाता है। 1989 में फरारी ने एक तकनीक पेश की जिसने फॉर्मूला 1 में ड्राइविंग बदल दी। ये फरारी 640 है, पहली फॉर्मूला 1 कार जिसमें सेमी ऑटोमेटिक पैडल शिफ्ट गियर बॉक्स था। गियर लीवर की जगह स्टीयरिंग व्हील के पीछे 2 छोटे पैडल लगाए गए थे। जब आपको अपशिफ्ट करना होता तो आप एक पैडल को खींचते, जब आपको डाउन शिफ्ट करना होता तो आप दूसरे पैडल को खींचते। अब कोई गियर स्टिक नहीं थी, अब स्टीयरिंग व्हील छोड़ने की जरूरत नहीं थी, रेस के दौरान कोई जटिल हरकतें नहीं करनी पड़ती थीं। ये ज्यादा तेज, ज्यादा आसान और ज्यादा सुरक्षित था। यह सिस्टम मशहूर इंजीनियर जॉन बर्नार्ड के प्रोजेक्ट्स में से एक था। उनका उद्देश्य गियर बदलने की प्रक्रिया को और तेज बनाना और ड्राइवरों द्वारा की जाने वाली गलतियों को कम करना था। लेकिन कई नई तकनीकों की तरह
शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट नहीं था। शुरुआती रेसों में फरारी 640 में अक्सर समस्याएं आती थीं। उसका इलेक्ट्रॉनिक्स और हाइड्रोलिक सिस्टम उस समय नया था, लेकिन फॉर्मूला 1 की गर्मी, वाइब्रेशन और तनाव के कारण यह अक्सर खराब हो जाता था। कई बार फरारी रेस नहीं पूरी कर पाई क्योंकि गियरबॉक्स फेल हो जाता था, लेकिन सीजन बढ़ने पर इंजीनियरों ने ये समस्याएं ठीक कर लीं और जब सिस्टम भरोसेमंद बन गया तो सभी ने इसकी असली क्षमता देखी। गियर बदलना अब तेज हो गया, कम समय लगता था और ड्राइवर ड्राइविंग पर ज्यादा ध्यान दे सकता था। इससे इतनी बड़ी बढ़त मिली कि बाकी टीमें भी जल्दी ही अपनी खुद की वर्जन बनाने लगीं। सिर्फ कुछ ही सालों में लगभग हर फॉर्मूला 1 टीम पैडल शिफ्ट गियरबॉक्स इस्तेमाल करने लगी और इसका असर यहीं खत्म नहीं हुआ। बाद में यह तकनीक एंड्योरेंस रेसिंग, ट्यूरिंग कार्स, रैली रेसिंग और यहां तक कि आम लोगों द्वारा खरीदी जा सकने वाली स्पोर्ट्स कार्स में भी आ गई। आजकल लगभग हर आधुनिक सुपर कार उसी सिस्टम का इस्तेमाल करती है जिसकी शुरुआत फरारी ने 1989 में की थी। गियर बदलने के तरीके में एक साधारण बदलाव ने मोटर स्पोर्ट की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। नंबर 5, मैक्लारेन MP4-1, वो सुरक्षा नवाचार जिसने कई जानें बचाईं। फॉर्मूला 1 में जब भीषण टक्कर होती है और ड्राइवर सुरक्षित बाहर आ जाता है तो हम इसे अक्सर चमत्कार मानते हैं। असल में यह दशकों की इंजीनियरिंग और सुरक्षा विकास का परिणाम है। और फॉर्मूला 1 आज जितना सुरक्षित है उसके सबसे अहम कारणों में से एक की शुरुआत 1981 में हुई थी। एक मुख्य कारण था कि फॉर्मूला 1 में शुरुआत हल्के और मजबूत एल्यूमीनियम चेसिस से हुई थी, लेकिन इसकी बड़ी कमी थी कि तेज टक्कर में गाड़ी की संरचना आसानी से टूट या मुड़ सकती थी। ऐसे में ड्राइवर सबसे ज्यादा खतरे में होता था। इसलिए मैक्लारेन ने फॉर्मूला 1 में कम इस्तेमाल होने वाले कार्बन फाइबर मटेरियल आजमाने का फैसला किया। ये वही मटेरियल है जो एरोस्पेस इंडस्ट्री में ताकत और हल्केपन के अनोखे मेल के लिए इस्तेमाल होता है। एल्यूमीनियम से मजबूत लेकिन बहुत हल्का है, लेकिन इससे भी बढ़कर ये झटके को सोखने का तरीका भी अलग है। जब एल्यूमीनियम मुड़ जाता है और टूट जाता है, वहीं कार्बन फाइबर धीरे धीरे टूटता है, जबकि टक्कर की बहुत बड़ी ऊर्जा को सोखता है। सीधे शब्दों में कहें तो ड्राइवर के शरीर तक कम ताकत पहुंचती है। 1981 में मैक्लारेन ने MP4-1 पेश किया। यह पहली फॉर्मूला 1 कार थी जिसमें पूरी तरह कार्बन फाइबर मोनोकॉक इस्तेमाल हुआ। शुरुआत में कई लोग शक कर रहे थे क्योंकि यह नया मटेरियल था। अभी तक किसी को नहीं पता था कि यह असली हाई स्पीड क्रैश में कैसे बर्ताव करेगा, लेकिन जब हादसे हुए तो जवाब जल्दी ही सामने आ गया। ऐसे टक्करों में जो पहले गंभीर चोट पहुंचा सकते थे, अब ज्यादा ड्राइवर बच गए और बिना ज्यादा चोट के बाहर निकल आए। यह साबित हो गया कि कार्बन फाइबर सिर्फ एल्यूमीनियम का विकल्प नहीं है, ये उससे बेहतर है, ज्यादा सुरक्षित है और ड्राइवर की जान की हिफाजत करने में ज्यादा असरदार है। इसकी सफलता के कारण दूसरी टीमों ने भी वही डिजाइन अपनाना शुरू कर दिया। जल्दी ही ये पूरे फॉर्मूला 1 में नया मानक बन गया। आज सभी फॉर्मूला 1 कारें कार्बन फाइबर सर्वाइवल सेल का उपयोग करती हैं। किसी भी गाड़ी को रेस में शामिल होने की अनुमति देने से पहले उसे FIA के कड़े क्रैश टेस्ट पास करने होते हैं। और जब हम देखते हैं कि कोई ड्राइवर इतनी जबरदस्त दुर्घटना के बाद भी बाहर निकल आता है, तो बहुत संभावना है कि इसका एक बड़ा कारण वही है जो सबसे पहले मैक्लारेन MP4-1 ने दिखाया था। यह फॉर्मूला 1 की सबसे तेज खोज नहीं थी, यह सबसे अलग भी नहीं थी, लेकिन हो सकता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण में से एक हो, क्योंकि इसने सिर्फ रफ्तार ही नहीं दी बल्कि बहुत सारे ड्राइवरों को जिंदा घर लौटने का मौका भी दिया। नंबर 4, DRS, ओवरटेकिंग, बदलने वाला वो बटन। फॉर्मूला 1 में सिर्फ तेज होना नहीं, विरोधियों से आगे निकलना भी जरूरी है, और यही असल में मॉडर्न फॉर्मूला 1 की सबसे बड़ी समस्या बन गई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, गाड़ियों की एरोडायनामिक परफॉर्मेंस और भी ताकतवर हो गई। वो और भी तेजी से मोड़ काटने लगीं। तेज रफ्तार पर वो और स्थिर हो गईं, पर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अगर कोई कार आगे वाली कार के बहुत पास आ जाए तो उसे जरूरी डाउनफोर्स के लिए हवा बाधित हो जाती है, जिससे ग्रिप कम मिलती है। टायर ज्यादा गर्म हो जाते हैं और कार के लिए प्रतिद्वंदी के करीब बने रहना मुश्किल हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो भले ही ड्राइवर तेज हो, ओवरटेक करना फिर भी मुश्किल होता है। अक्सर रेस लंबी कतार में चलती कारों तक सिमट जाती है
जहां शायद ही कोई अपनी पोजीशन बदलता है। इसीलिए 2011 में फॉर्मूला वन ने एक सिस्टम पेश किया जिसे डीआरएस या ड्रैग रिडक्शन सिस्टम कहा जाता है। इसका आइडिया बहुत सीधा है। गाड़ी के रियर विंग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जो सही मौके पर खुल सकता है। खुलने पर ड्रैग या हवा का प्रतिरोध घटता है, जिससे ट्रैक के सीधे हिस्सों में कार की टॉप स्पीड बढ़ती है। इसे कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। ड्राइवर को सामने वाली गाड़ी के काफी पास होना चाहिए और उसे ट्रैक के उस खास हिस्से में भी होना चाहिए जिसे डीआरएस जोन कहा जाता है। जब ये शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो वह बटन दबा सकता है और ओवरटेक करने के लिए अतिरिक्त स्पीड हासिल कर सकता है। यह सिस्टम तुरंत फॉर्मूला 1 का एक बड़ा हिस्सा बन गया। ओवरटेकिंग बढ़ गई, मुकाबला और भी आक्रामक हो गया और दर्शकों ने और भी ज्यादा व्हील टू व्हील मुकाबले देखे। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कुछ ड्राइवर और फैंस मानते हैं कि डीआरएस का इस्तेमाल करके ओवरटेक करना बहुत आसान हो गया है। उनके लिए यह असली मुकाबला नहीं है। लगता है पीछे वाले ड्राइवर को कृत्रिम रूप से फायदा मिल रहा है। लेकिन जो लोग इसका समर्थन करते हैं, उनके लिए ओवरटेकिंग होना बेहतर है, बजाय इसके कि ट्रैक पर कोई एक्शन ही ना हो। और बहस अभी भी जारी है। लेकिन इस बारे में आपकी जो भी राय हो, एक बात तो साफ है, डीआरएस ने आधुनिक फॉर्मूला 1 में रेसिंग करने का तरीका बदल दिया है और पिछले दशक की सबसे रोमांचक लड़ाइयों में से कई एक साधारण बटन दबाने से शुरू हुई थीं। नंबर 3, विलियम्स FW14B, भविष्य से आई कंप्यूटर नियंत्रित कार। अगर मैं आपसे कहूं कि एक फॉर्मूला 1 कार थी जो अपने प्रतिद्वंदियों पर इतनी ज्यादा हावी थी कि FIA को FW14B की तकनीक पर बैन लगाना पड़ा, यही है विलियम्स FW14B की कहानी। 1992 में विलियम्स फॉर्मूला 1 में पूरी तरह से हावी हो गया था। सीजन की पहली 10 रेसों में से 9 उन्होंने जीत लीं और बहुत जल्दी उन्होंने चैंपियनशिप पक्की कर ली। लेकिन यह सफलता सिर्फ ड्राइवर की काबिलियत की वजह से नहीं थी। उनके पास एक्टिव सस्पेंशन नाम की तकनीक थी। सामान्य गाड़ी में कार की बॉडी स्वाभाविक रूप से हिलता है। तेज गाड़ी चलने, ब्रेक लगाने या मुड़ने पर यह समस्या एरोडायनामिक्स और प्रदर्शन पर असर डालती है। लेकिन विलियम्स FW14B में यह कंप्यूटर नियंत्रित हाइड्रोलिक सिस्टम का उपयोग करता है। इसमें सेंसर लगे होते हैं जो लगातार वाहन की गति को मापते हैं, जबकि एक कंप्यूटर सस्पेंशन को हर सेकंड सैकड़ों बार एडजस्ट करता है। इसी वजह से गाड़ी तेज रफ्तार, जोरदार ब्रेकिंग और तेज मोड़ों पर भी लगभग सीधी और स्थिर रहती है। इसका नतीजा ये रहा कि ये कार प्रतिद्वंदियों से काफी आगे थी। नाइजेल मैंसेल के साथ विलियम्स को रोकना मुश्किल था। उनके साथ ही रिकार्डो पाट्रेस भी अक्सर ग्रिड की आगे पंक्ति में रहते थे, जिससे साबित होता है कि सफलता सिर्फ ड्राइवर के कारण नहीं थी, टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान था। जैसे जैसे बढ़त बढ़ी, कई लोगों ने सवाल किए, क्या ये वही फॉर्मूला 1 है जिसमें ड्राइवर टकराते हैं, या अब ये कंप्यूटर और कंपनियों की लड़ाई है? आखिरकार FIA ने फैसला किया। 1993 सीजन के बाद उन्होंने एक्टिव सस्पेंशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर एड्स पर बैन लगा दिया, ताकि रेस में ड्राइवर की भूमिका को फिर से बड़ा बनाया जा सके। आज तक विलियम्स FW14B सबसे एडवांस्ड और सबसे डोमिनेंट फॉर्मूला 1 कार्स में से एक बनी हुई है। एक गाड़ी जो इतनी बेहतरीन थी कि उसके असर से नियम बनाने वाले भी डर गए। नंबर 2, लोटस 79, वो आविष्कार जिसने फॉर्मूला 1 को हमेशा के लिए बदल दिया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ग्राउंड इफेक्ट वह आविष्कार है जिसने फॉर्मूला 1 को बदला, और लोटस 69 ने इसे प्रसिद्ध किया। 1970 के दशक के अंत में ज्यादातर टीमें बड़ी विंग्स जोड़ने पर ध्यान दे रही थीं ताकि ज्यादा डाउनफोर्स बनाया जा सके। लेकिन लोटस के संस्थापक और डिजाइनर कॉलिन चैपमैन का नजरिया अलग था। उन्होंने गाड़ी के ऊपर की बजाय उसके नीचे देखा। उन्होंने पाया कि कार के नीचे का हिस्सा सही डिजाइन करने पर लो प्रेशर एरिया बनता है, जो गाड़ी को ट्रैक की तरफ खींचता है। साधारण भाषा में, कार जितनी तेज चलेगी उतनी सड़क से चिपकी रहेगी। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह बहुत ज्यादा एरोडायनेमिक ड्रैग बढ़ाए बिना ही काफी ज्यादा डाउनफोर्स बना सकता है। लोटस 69 के 1978 में आते ही उसने 1970 के दशक में अपनी ताकत दिखा दी। मारियो एंड्रेटी के हाथों में
ये कार पूरे सीजन में दबदबा बनाकर रही। उसने 6 रेसें जीतीं, जबकि उसके साथ ही रॉनी पीटरसन ने भी कुछ और रेसें जीत लीं। ज्यादा समय नहीं बीता था कि सभी टीमों ने उनके राज को नोटिस कर लिया और जैसा कि अक्सर फार्मूला 1 में होता है, उनकी सफलता की नकल करने की दौड़ शुरू हो गई। कुछ सालों में लगभग सभी प्रतिस्पर्धी टीमें ग्राउंड इफेक्ट क्लियरेंस अपनाने लगीं। लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ एक कीमत थी। गाड़ी के नीचे एयर फ्लो खराब होने पर डाउन फोर्स अचानक खत्म हो जाता और ड्राइवर कंट्रोल खो देता। इसी वजह से कुछ गंभीर हादसे हुए और बाद में FIA ने इस तकनीक के कुछ हिस्सों पर पाबंदी लगा दी। लेकिन भले ही नियमों में बदलाव किया गया, ग्राउंड इफेक्ट का मुख्य सिद्धांत कभी खत्म नहीं हुआ। असल में आज भी आधुनिक फार्मूला 1 में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज की कारों की डाउन फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा अब भी कार के नीचे से आता है। ये वही आइडिया है जिसे दशकों पहले लोटस ने पहली बार दिखाया था। फार्मूला 1 में कई आविष्कार आए और चले गए। कुछ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कुछ को भुला दिया गया, लेकिन ग्राउंड इफेक्ट आज तक इस खेल का हिस्सा बना हुआ है और रेसिंग कारों के डिजाइन पर इसके व्यापक प्रभाव के कारण कई लोग इसे फार्मूला 1 के पूरे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण एरोडायनेमिक नवाचार मानते हैं। नंबर 1, हेलो, वह सुरक्षा उपकरण जिसने आलोचकों को चुप करा दिया। फार्मूला 1 की सभी महत्वपूर्ण आविष्कार को तेज करने के लिए नहीं थीं। कुछ आविष्कार ड्राइवर की जान बचाने के लिए किए गए हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हेलो है। 2018 में सभी फार्मूला 1 कारों में हेलो का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया था। यह एक मजबूत टाइटेनियम संरचना है जो कॉकपिट के ऊपर लगाई जाती है ताकि ड्राइवर के सिर को दुर्घटनाओं से बचाया जा सके या फिर बड़े हिस्से जो रेस के दौरान ड्राइवर से टकरा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में कई फैंस और यहां तक कि कुछ ड्राइवरों ने भी इसका विरोध किया था। उनके लिए हेलो देखने में खराब लगता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह फार्मूला 1 की पारंपरिक छवि को खराब कर देता है, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि ये क्यों जरूरी है। 2018 के बेल्जियन ग्रां प्री में एक दुर्घटना के बाद फर्नांडो अलोंसो की कार चार्ल्स लेक्लेयर की कार के ऊपर से उड़ गई थी। रेस की शुरुआत में कार का निचला हिस्सा सीधे हेलो से टकराया, न कि लेक्लेयर के हेलमेट से। कई लोग मानते हैं कि अगर वह सुरक्षा नहीं होती तो परिणाम गंभीर हो सकते थे। लेकिन सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 2020 के बहरीन ग्रां प्री में हुआ। एक डरावने हादसे में रोमेन ग्रोशियन की कार बहुत तेज रफ्तार से मेटल बैरियर से टकरा गई। कार 2 टुकड़ों में बंटकर आग की लपटों में घिर गई। कुछ सेकंड तक किसी को ड्राइवर की हालत पता नहीं थी, लेकिन 27 सेकंड के बाद ग्रोशियन जलती हुई कार से बाहर निकल आए। हादसे के बाद की गई जांचों के अनुसार उनकी सुरक्षा का बड़ा कारण हेलो था, जिसने बैरियर को सीधे उनके सिर से टकराने से रोक दिया। तब से ये कई बार फार्मूला 1 और यहां तक कि निचली रेसिंग श्रेणियों में भी अन्य गंभीर हादसों में मददगार साबित हुआ है। धीरे धीरे आलोचनाएं भी खत्म हो गईं। जिसे पहले बदसूरत और गैर जरूरी कहा जाता था, वह अब सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों में से एक बन गया है। सिर्फ कुछ ही सालों में हेलो ने साबित कर दिया कि गाड़ी की खूबसूरती से ज्यादा सुरक्षा जरूरी है। कई ड्राइवरों के लिए यही आविष्कार उन्हें जिंदगी का दूसरा मौका दे सकता है।